आपको लाइव तस्वीरें इंदौर से दिखाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहां पर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। आपको बताएं कि यहां जो युवा कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए हैं। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर है। यहाँ जो युवा है अपनी प्रतिभा कहीं ना कहीं दिखाएंगे और युवा को किस तरीके से अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो क्या कुछ उनके पास बिजनेस आइडियाज़ हैं जिस पर सरकार भी कहीं ना कहीं दिलचस्पी दिखा सकती है। धन्यवाद। सम्राट विक्रमादित्य के काल से मध्य प्रदेश व्यापार और उद्यम का गौरवपूर्ण केंद्र रहा है, जो उत्तर और दक्षिण भारत को व्यापार के लिए जोड़ता था। और उसी परंपरा को आज एक नई दिशा दे रहे हैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट विक्रमादित्य की नगरी से आने वाले माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी। उनकी दूरदर्शी नेतृत्व यात्रा और निकट से समझने के लिए अब हम उनका एक संक्षिप्त वीडियो परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया स्क्रीन पर ध्यान दें। In a land rich with culture and promise, emerges a leader, blending tradition with transformation. An academician with a PhD and a grassroots visionary. Dr. Mohan Yadav, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, leads with knowledge, conviction and action. Under his leadership, Indore has remained India's cleanest city for the 8th consecutive time and is now being shaped into an Indore metropolitan region, a future-ready growth engine for central India. Driving solar infrastructure and EV policies, he is positioning Madhya Pradesh at the forefront of green innovation. From Jal Ganga Samvardhan Yatra to Ayushman Bharat, his governance turns sustainability into a people's movement. With over rupees 72,000 crores invested in urban infrastructure and 80,000 plus kilometers of street lighting electrified in just 1 year, his vision is clear. Development that is fast, fair and future ready. Welcoming our chief guest, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav. ऐसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का इस मंच पर स्वागत करना हमारा सौभाग्य है। मैं आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को कि वे वाह्य भारत समिट 2025 को संबोधित करें। आज के इस मंच पर विराजमान हम सबके आदरणीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे सबके पालक अखिल भारतीय सहबोधी प्रमुख माननीय दीपक विश्वजित जी अभी अभी हमारे बीच अपना विस्तार से विषय रख करके गए मेरे अभिन्न मित्र और माननीय मंत्री भारत सरकार केंद्रीय संचार मंत्री उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मंच पर विराजमान श्रीमान विकास खेमानी जी, माननीय राज समानी जी, आवाज नहीं आती क्या? माननीय सिद्धार्थ सिंह जी, मंच के सामने उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण और मेरे युवा मित्रों, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपका सबका अभिनंदन करता हूं।
इंदौर भगवान गणेश का खजराना मंदिर और सच में बुद्धि के देवता का जिस नगर से संबंध हो वो हमारी उद्यमशीलता की इस मूल भावना की भी परमात्मा की दया से ये कितना सुसंगत होगा इस बात को रखना कि हमारे लिए बुद्धि विवेक विचार इस सब मामलों से हमारी उद्यमशीलता का जो सीधा सीधा संबंध आता है वो अतीत के काल से भगवान के अपने माता पिता की परिक्रमा से जाके जुड़ता है कि हमारे बीच विचार की ताकत के आधार पर शारीरिक बुद्धि के बजाय उद्यमशीलता किस तरफ ले जाती है कि दुनिया के अंदर 84 लाख योनियों में 33 करोड़ देवी देवता में प्रथम पूज्य अगर कोई बनाया भगवान कृष्ण अपने गणेश जी को तो उसका सबसे बड़ा कारण बुद्धि के देवता अर्थात वो विचार की उद्यमशीलता है जिसके कारण से अपने विचार के बलबूते पर शक्ति तो होगी लेकिन विचार की अगर कहीं कमी रह जाती है तो हमको मालूम है कि विचार के आधार पर ही भगवान ने परमात्मा ने खास करके हमारे लिए ये देवी देवताओं के माध्यम से सनातन संस्कृति की गौरवशाली विरासत हमको दी। जब मैं आपसे कोई बात यहाँ कर रहा हूँ तो मैं अतीत के वैसे कई सारे उदाहरण भरे पड़े हमारे अपने देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी ये अपने देश की विशेषता है कि अगर हमारे लिए अभी अभी ये 31 दिसंबर आ रहा है अब कहने के लिए साल का परिवर्तन होगा अब साल का परिवर्तन होगा हम सब जानते हैं कि ये 25 दिसंबर और 25 दिसंबर से लगा करके 31 दिसंबर तक वर्ष के परिवर्तन में एक धर्म विशेष के लोग किसी के महापुरुष भगवान उनकी अपनी भावना से वो उनके जन्म के आधार पर वर्ष का परिवर्तन मानेंगे कोई किसी देवता के शरीर छोड़ने से उनके साल का परिवर्तन मानेंगे लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली भारतीय लोग कि हमारा संवत का परिवर्तन जब होता है तो संवत के परिवर्तन से किसी के जन्म और मृत्यु से नहीं जुड़ेगा वो परिवर्तन उद्यमशीलता से जुड़ेगा सामर्थ्य से जुड़ेगा और आर्थिक संपन्नता भी कैसी जिसको हमारे वेद वाक्य में कहा गया कि हम सैकड़ों हाथों से कमाएं और हजारों हाथों से वापस बांटें ये हमारी गौरवशाली विरासत ये हमारी सक्षमता का प्रतीक ये उसी भाव से वापस ले जाता है कि जैसे आप देखें कि हमारा संवत प्रवर्तन मान लो विक्रम संवत की बात करते हैं कि 2000 साल पहले अगर विक्रम संवत का प्रादुर्भाव होता है तो विक्रमादित्य ने अपने देश से तमाम आतताइयों को अपने तलवार के पुरुषार्थ के पराक्रम के बलबूते से पूरे भारतवर्ष को मुक्त कराया और मुक्त कराने के बाद जब सुशासन की बारी आई उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने की बारी आई तो उन्होंने अपने उस पद्धति को विकसित किया जिस आधार पर हमारे यहाँ संवत लागू करने की परंपरा है इसलिए आप उल्लेख करिए इस बात का कि विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले विक्रम संवत प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा मेरे भूभाग पर कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए कोई कष्ट में नहीं रहना चाहिए कोई दुखी नहीं रहना चाहिए इसलिए केवल बोलने के बजाय सबको अपने अपने बलबूते पर जो जिस तरह का जिस लायक व्यक्ति है सबको कर्ज मुक्त करने के लिए सबको आमंत्रित करके सारा धन अपने कोष से देकर के भारत उस समय का भी आदर्श बना जब संवत प्रवर्तन की हमारी जो शर्त है कि हमारे समूचे शासन के उस परिक्षेत्र में किसी का कोई कर्जा नहीं होना चाहिए और केवल कर्जा नहीं उतना आपको अंदाज लगा लो कि ऋणमुक्तेश्वर महादेव उज्जैन में एक देवस्थान है सबको ऋण मुक्त करना और ये ऋण मुक्त करके दोबारा लोगों ने कहा चलो दुनिया भर के लोगों से कहा कि आप अपने भारत के साथ आकर के अगर आप रिश्ते बनाना चाहते हो संबंध बनाना चाहते हो तो भारत अपने सामर्थ्य से सबको मौका देता है मैं आज इस बात को इस रूप में कहना चाहता हूं कि विक्रम संवत के प्रारंभ होने की शर्त सबको कर्ज मुक्त करना और उद्यमशीलता के लिए उतना और धन देना ये कोई कभी कल्पना कर सकता है कि कोई शासनकर्ता इतना जबरदस्त रूप से धन अपने पास कैसे एक तरह से बांटने के भाव में लाता लेकिन बांटना नहीं समाज के लिए संपन्नता के आधार पर विचारों की उद्यमशीलता के साथ आर्थिक संपन्नता के लिए
ये अतीत के काल का गौरवशाली पक्ष है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम उस देश के वासी हैं जहाँ संवत का प्रवर्तन सामर्थ्य से होता है, किसी के जन्म और मृत्यु से नहीं होता है। हमारा विक्रम संवत उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। हमें इस बात का गर्व है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये अभी संयोग सुखद, अभी माननीय सिंधिया जी कह रहे थे, कितना आपने उसका आकलन कर लेना। 1942 का जब परमाणु बम के आधार पर जापान की अर्थव्यवस्था सहित उस देश की हालत क्या हो गई थी। देश आजाद 47 में हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से देश भी आजाद हुआ। वो जापान अच्छा खासा देश नष्ट भ्रष्ट हो गया, लेकिन वो आर्थिक रूप से खड़ा होकर के कहां से कहां चला गया। लेकिन ये संयोग है कि हमारे तत्कालीन शासनकर्ताओं की दृष्टि देश को उस तरह से ले जाने की नहीं थी। उसका दुष्परिणाम है कि देश अपने खुद के खाने के लिए भी अमेरिका पर लाल गेहूं पर निर्भर रहा। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी का करें, जिनके कारण से 11 साल के अंदर ही न केवल भारत अपने पैरों पे खड़ा हुआ, बल्कि 11 नंबर से खसक करके चौथे नंबर पे आया, और अब जापान को भी पीछे छोड़ करके 27 तक वास्तव में तीसरे नंबर पे आ रहा है। और अभी हम ये समाचार पत्रों से, बाकी चीजों से रोज के घटनाक्रम से अवगत हो रहे होंगे, चाहे हमारा तेल आयात निर्यात का मामला हो या किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का मामला, हर क्षेत्र में भारत ने हर एक उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर ढूंढा है। और हमारे अपने इसी युवा, क्योंकि आप नई उम्र के हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम के इस मंच पर मैं जब बात कर रहा हूं, तो हमारी संभावना उसी प्रकार से, जब मैं इस तरह से बात थोड़े अतीत के काल से वर्तमान पे आता हूं। हमारी सरकार भी बनी 2023 में। सरकार बनने के बाद हमने खुद ने तय किया कि सरकार बनती है जनता के वोट से, लेकिन जनता के वोट से बनने वाली सरकार का अपना विजन क्या है, वो कहां तक जाना चाहते हैं, वो किस प्रकार से बढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर के हमारे टारगेट तय होना चाहिए। इसलिए हमने तय किया, लगभग 3,15,000 करोड़ का हमारा बजट था। हमने कहा ये 5 साल में डबल करेंगे तो सरकार में, इसलिए उस तरह से हमने टारगेट तय किए। अगले साल खसक करके 3,67,000 का बजट किया। इस साल हमारा जो बीता साल गया 2025 का, जिसमें 4,21,000 किया, 5 साल के अंदर डबल करेंगे। आने के साथ ही सरकार के आधार पर कई सारे जो अनावश्यक खर्चे हैं, आप अंदाज लगा लो, दुनिया भर में मेडिकल कॉलेज बनते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में ऐसा कहीं नहीं होता जो दुर्भाग्य से अपने यहाँ होता है। मेडिकल एजुकेशन अलग, मेडिकल डिपार्टमेंट का मंत्रालय अलग, और दोनों का अपना अपना खर्चा। हमने कहा इसकी क्या जरूरत है, अपने साथ इधर मेडिकल कॉलेज और इधर मेडिकल कॉलेज के लिए लाभार्थी होने बड़ी संख्या में रोगी और बीमार, उनको दोनों को एक करें। इसी का परिणाम है कि लगभग एक मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए 1,000-1,200 करोड़ रुपए से लेकर 4,000 करोड़ तक का खर्चा लगता है। अब हम वो पैसा भी बचाएंगे और अपने यहाँ का इसी आधार पर मेडिकल कॉलेज, जो हमारे हॉस्पिटल अगर पीपीपी मॉडल पे किसी को दे दें तो अपने आप मेडिकल कॉलेज के साथ चलाएंगे। मुझे खुशी है, इसी साल 4 मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आकर के हमारे यहाँ सौगात भी दे रहे, वो सरकार के पैसे भी बचा रहे। ये हमारी अपनी राज्य के प्रति प्रतिबद्धता थी। जब मैं आपसे ये इस तरह की बात करके आगे बढ़ रहा हूँ, तो आपके हुकूमचंद मिल का, यहाँ का, इंदौर का उदाहरण इस बात के लिए सबके सामने है कि जब हम इंडस्ट्री के लिए जमीन देते हैं, सरकार इंडस्ट्री की जमीन देती है, लीज पे जमीन देती है। हमने तो सरकार से उद्यमशीलता के आधार पर जमीन लेते, लेकिन जमीन लेने के बाद किसी कारण से टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, मैनेजमेंट फेल हो गया, कोई और कारण से अगर वो इंडस्ट्री बंद हो गई, ऐसे में जो लेबर जितने हमारे साथ वर्षों तक काम किया, अगर वो उनका हिसाब किताब बाकी रह गया, अगर वो डिमांड उनकी कर रहे हैं, लेकिन ये वर्षों तक 30 साल तक इस बात के लिए उस मुद्दे पे उलझा रहा पूरा इंदौर कि हमारे 7,000 भाई बहन कि हमारे लिए हमारे हक के 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख दे दो। लेकिन ऐसे उलझे सुलझे प्रश्न में सरकार के आधार पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमने कहा कि ऐसा, इसके बजाय वो जो सरकार थी जिसने जमीन दी थी, वो उद्योगपति भारत के नागरिक थे, मध्य प्रदेश के नागरिक थे। अगर उनने कोई फैक्ट्री खड़ी की तो फैक्ट्री खड़ी करने में उद्योगपति की भावना भी शुद्ध थी, लेकिन आज कोई कारण से फैक्ट्री बंद हो गई तो सरकार जमीन लेके उसकी छुटकारा कर दे तो गलत क्या है। अब ये आप बताइए, मैं सभी आप सब नव उद्यमियों के साथ बैठ रहा हूं कि अगर हम जमीन लगातार देकर नई नई फैक्ट्री खड़ी करवा रहे हैं
तो सरकार ही तो फ्री करवा रही है, सरकार उससे बाहर का जा रही है। लेकिन सरकार का एक विभाग को देगा, हमने तो इंडस्ट्री के लिए जमीन दी थी, बात की लाइबिलिटी हम क्यों दें? ऐसे में तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो हमने कहा ऐसा नहीं चलेगा, 300 करोड़ रुपए हम सरकार से दे देते हैं, बाकी जमीन जो बची वो सरकारी उसका डेवलपमेंट करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ऐसे में हमने 30 साल पुराने मुद्दे का समाधान भी करा और बदले में 5,000 से लेकर 7,000 करोड़ की एक नया प्रोजेक्ट खड़ा करके एक बड़ा समाधान सबके सामने लाए। यही तो विचारशीलता। महापौर यहाँ बैठे, मध्यप्रदेश सरकार के अधिकारी भी बैठे, हमने ये समाधान खोजने का प्रयास किया। इसलिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमारे लिए नई उम्र के लोगों के साथ अगर आपके साथ मैं बात कर रहा हूं तो उसमें हमारी ये जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप के आधार पर खास करके नए युवाओं के लिए अपने विचारों के बलबूते पर सक्षमता के आधार पर सभी प्रकार के मुद्दों को समाधान पूर्वक सरकार की नीतियों के साथ खड़े होकर न केवल अपना खुद का जीवन भी सुखी संपन्न बनाए बल्कि ये दिए गई व्यवस्थाओं का लाभ लेकर जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो सब करें। इसी आधार पर तो हमारा अपना देश, हमारी व्यवस्था तो कई समय से केवल इस सरकारी लाइसेंस राज, कोटा परमिट राज, इनके कारण से परेशान होती रही। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बीते 2 साल के धीरे धीरे करके ऐसे ही अभियान चलाने के कारण आज कई प्रकार से हमने अपने मध्य प्रदेश को आज पूरे देश में सबसे तेज गति से औद्योगिक विकास दर में कोई राज्य अगर है तो मुझे प्रसन्नता है वो मध्य प्रदेश है। आपके सहयोग से मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मैं अपना 2 साल का माननीय भाई साहब अगर समय का कैलकुलेशन देखना चाहता हूं तो मान के चलिए कि लगभग 24 महीने में से 4 महीने मेरे केवल इसी विभाग में गए। जब विभागों के अंदर मंत्रियों का काम का बंटवारा कर रहे थे तो कई सारे लोगों ने कहा कि अभी तक के जितने मुख्यमंत्री हुए किसी ने इंडस्ट्री मिनिस्ट्री अपने पास नहीं रखी। आमतौर पे होम रख लेते हैं, दूसरे कोई रख लेते, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उद्योग मंत्रालय मुख्यमंत्री रख रहा। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने भी एक प्रयोग किया कि अभी तक मैं पहले टूरिज्म का काम कर चुका हूँ, एजुकेशन का काम कर चुका हूँ, उसके पहले अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन का काम कर चुका हूँ। हमने कहा जो काम नहीं आता वो सीखना, तो हमने इसी को टारगेट बनाया। और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन औद्योगिकरण की गति भी तो आगे बढ़ना चाहिए और उद्योग से तो कई लोगों का जीवन संवरता है। सच में उद्योगपतियों के लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा है। आपके अपने विचारों की परिपक्वता के आधार पर, आपकी इच्छा शक्ति के बलबूते पर न केवल आप अपने स्वयं का बल्कि हजारों लोगों के जीवन शैली बदलने के लिए, हजारों गरीबों की आशा अपेक्षा पे एक उद्योगपति खड़ा उतरता है। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। और उसी नाते से मैंने ये मिनिस्ट्री अपने पास रखी थी कि हमारे देश के अंदर कई सारी अच्छी अनुकूलता है। आज सबसे बड़ा लैंड बैंक हमारे पास है, पानी से लेकर बिजली तक सारे मामलों में हम अपने आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं। जब इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो ये जो देश के मध्य में होने का हमारा अपना मध्य प्रदेश का एडवांटेज है, इस एडवांटेज के बलबूते पर अगर यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे तो न केवल देश भर में वो अपने आवागमन की सुविधा के आधार पर माल भाड़े में सस्ते तरीके से पहुंचा सकेंगे। और संयोग से मध्य प्रदेश में कोई तूफान नहीं आता, कोई हमारा समंदर का किनारा नहीं कि कोई बंदरगाह से लेकर के दूसरे, हमको मालूम है कि कहीं सुनामी आ जाएगी। सब प्रकार से महफूज है मध्य प्रदेश। लेकिन केवल एक बात की आवश्यकता थी और मुझे लगता है कि मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, ये यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम के द्वारा जिस प्रकार से अपनी संकल्प शक्ति के बलबूते पर यहाँ अलग जगाया। अब हम देश भर में और प्रदेश में तो करें, लेकिन अपने प्रदेश के हमारे युवा मित्र आगे बढ़कर के हर एक क्षेत्र में अपने नवाचार के बलबूते पर अपनी पहचान बना, इससे अच्छी क्या बात हो। आपने कुछ प्रयोग भी देखे होंगे। हमारा अपना इंजीनियरिंग कॉलेज के, गवर्नमेंट इंजीनियरिंंग कॉलेज के कैंपस, केवल हमने कहा ये पढ़ाने के सेंटर तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ रोजगार मिल जाए इसमें क्या तकलीफ है। इसलिए जगह जगह, चाहे उज्जैन हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, हमने आईटी के सेक्टर, आईटी पार्क बनाने की दृष्टि से उसी लैंड का उपयोग करने का निर्णय किया। जब हमने कहा रिसर्च के बलबूते पे इसरो बहुत आगे जा सकता है, तो आज का जमाना तो एआई का है, डीप टेक का है, तो डीप टेक और एआई के मामले में भी हमारी अपनी साइंस के आधार पर राज्य की प्रगति क्यों नहीं हो सकती, उसमें भी आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी ऐसे कई प्रकार के सेक्टर है जिसमें लगातार हम
इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर तो सच में मैं अहिल्या महारानी की नगरी पर बैठ करके अपनी बात कर रहा हूं तो उसमें उनका विचार ध्यान में आता है। अहिल्या महारानी भी अपने सुशासन के लिए भी जानी जाती है, लेकिन आर्थिक रूप से समृद्ध करे बिना राज्य की प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए माहेश्वरी साड़ी घर घर बुनकरों को लूम देकर अपने क्षेत्र के कपास का सही से उपयोग होकर कपास से धागा बने, धागा से कपड़ा बने, साड़ी बनाए, वो बुनकरों को दक्षिण भारत से बुला करके महेश्वर की धरती पे लाई और यहाँ से उन्होंने अपनी उद्यमशीलता चालू की। चंदेरी का उल्लेख महाराज ने किया ही था। चंदेरी की साड़ी आज भी अद्भुत है। हमारे यहाँ तो ये कई सालों से यही परंपरा थी। ऐसे हर क्षेत्र में बड़ी संभावना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे इसी विचारों के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने GIS पहली बार भोपाल में आयोजित हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं, केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि जब भोपाल में GIS का निर्णय लिया तो मेरे सारे अधिकारी दोनों हाथ खड़े करके मना कर रहे थे कि साहब भोपाल में आज तक कभी हुई नहीं, आप कहाँ यहाँ चक्कर में पड़ गए, कहाँ रुकवाएंगे, किसको ठहराएंगे, कैसे होगी। हमने कहा सब अच्छा हो जाएगा। जब हमको बड़ा काम करना तो थोड़े कष्ट भी उठाना पड़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता, न केवल उद्योगपति बल्कि सौभाग्य से प्रधानमंत्री जी भी एक दिन पहले आ गए और एक दिन पहले आकर के न केवल GIS के उद्घाटन में वो शामिल हुए बल्कि उनके और माननीय गृह मंत्री जी के मौजूदगी में लगभग 32 लाख करोड़ के MOU हमारे मध्य प्रदेश में हुए। हमें इस बात की प्रसन्नता है, लगातार बीते समय से हमने छोटे छोटे संभाग केंद्र पर जब इन्वेस्टर समिट के जो अभियान चलाए और उसी का परिणाम निकला। आमतौर पे GIS का 10% जमीन पे उतर जाए तो बहुत बड़ी बात होता है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि फरवरी में GIS हुई है और आज तक लगभग 6 लाख करोड़ के हमारे अलग अलग MSME, हेवी इंडस्ट्री, सभी प्रकार के हमारी उद्यमशीलता के प्रकल्पों के भूमि पूजन हो गए। बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी का वर्ष भी चल रहा है। इसी 25 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी के मौजूदगी में देश भर में पहली बार 2 लाख करोड़ से ज्यादा के उद्योगपतियों के द्वारा अपने अपने संस्थानों के भूमि पूजन लोकार्पण भी 25 तारीख को संपन्न होने वाले हैं इसी मध्य प्रदेश की धरती पर। ये वास्तव में बहुत बड़ा टारगेट है, आज तक कभी नहीं हुआ लेकिन पहली बार होगा। लेकिन ये हुआ कैसे? आपके सबके भरोसे से। जब हमने देश भर में अभियान चलाया तो हमने जो बिजनेस की सरलता की बात आती है, जब सरलता से बिजली का, सरलता से भूमि का आवंटन, सब प्रकार के NOC, अभी केवल ग्रीनको की बात सुनाना चाहूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम सब डूब गए। अच्छी बात करें तो 2 लाख करोड़ पे थोड़ी ताली वाली बजा के प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है। हमारे लिए ये सारी कथा कहानी जैसी बात नहीं है, ये उत्साहवर्धन की बात भी है। एक साथ 2 लाख करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण वाकई अद्भुत होते हैं। लेकिन मैं पंप हाइड्रो का जो एक नया प्रोजेक्ट का शुभारंभ होने वाला, केवल उसका उदाहरण देके अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। मैं बीते समय हैदराबाद गया। अब ग्रीनको कंपनी ने बहुत अच्छे प्रकार से पंप हाइड्रो का बिजली उत्पादन का पूरे देश की दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वहां खड़ा किया। आजकल बिजली उत्पादन में भी कितना ग्रीन एनर्जी का बहुत समय चल रहा है और ग्रीन एनर्जी का तरीका कैसा है कि पानी के 2 टैंक बना दो, एक ऊपर से रख दो और नीचे रख दो। जब बिजली की ज्यादा मांग और महंगी मिले तो पानी डालते हुए बिजली बनाते जाए और सप्लाई करते जाओ, और जब दिन में बिजली की दर कम हो जाए तो सोलर से वापस पानी ऊपर चढ़ा लो तो टैंक फिर भर लो। तो ये जो केवल पहले डैम से बिजली बनती थी, उसके बजाय ये जो दोनों टैंक से बिजली बनती, बचपन में वो पानी के पाइप से गिलास में पानी ऊपर नीचे सबने करके देखा होगा, लेकिन ये पहली बार नया प्रयोग आ रहा है कि बिजली भी ऐसे बन जाती है। ये हमारे राज्य के अंदर मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जब हम अपनी सरकार बना रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से राज्य से संबंध कैसा होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पानी बहुत, लेकिन राजस्थान हमको मालूम पड़ोस का प्रांत, अब वहां कई नगर पानी के कारण से सूखे में और बाकी कठिनाई में पलायन कर जाते हैं, काफी तकलीफ आती है। अब राजस्थान तो रेगिस्तान और तमाम प्रकार की बातों से जाना ही जाता है।
हमने पीकेसी योजना, पार्वती कालीसिंध चंबल योजना, टेन बेतवा नदी जोड़ना, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये नदी जोड़ो अभियान चलाया, जिसके बलबूते पर राज्य भी समृद्ध हो और हमारी आगे की अंदर की जो ताकत है वो और आर्थिक रूप से बढ़ते जाए। इसी आधार पर जब ये पंप हाइड्रो का प्रोजेक्ट खड़ा किया, अब 25 साल से राजस्थान और मध्य प्रदेश का इस बात का झगड़ा चलता रहा कि हम 5% पानी ज्यादा दे दें, उनने कहा 5% क्यों दे दें। हमारे अधिकारी इस बात के लिए लड़ते नहीं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राजस्थान के साथ ऐसा झगड़ा चल रहा जैसे भारत पाकिस्तान का चल रहा। जब पहली बार हमारे सामने विषय आया, हमने कहा भाई राजस्थान की क्या दिक्कत है। हमने कहा राजस्थान को चंबल 5% ज्यादा पानी देना पड़ेगा। हमने कहा राजस्थान को पानी देना पड़ेगा तो अपने पास पानी कम है क्या? नहीं, पानी तो बहुत है, लेकिन क्यों दे, हमारा संसाधन क्यों बांटना चाहिए पास में। हमने कहा बाप रे बाप, दुनिया में सबसे ज्यादा नदी कहीं अगर है तो मध्य प्रदेश में, 250 से ज्यादा नदी मध्य प्रदेश में। अब राजस्थान 5% पानी ज्यादा ले तो क्या करें? तो अधिकारी ने कहा साहब आप तो ये कह सकते हो, लेकिन हम IAS अधिकारी, हमारी ये कठिनाई है, आप ही की कठिनाई, हम राज्य के ऐसे हितों के खिलाफ नहीं लिख सकते। तो हमने कहा आप लिख दो कि हम नहीं दे सकते, हम लिख देंगे हम दे सकते, हमको क्या जा रहा है, भारत पाकिस्तान थोड़ी है, हमारा ही देश है राजस्थान, हमारा ही मध्य प्रदेश है, हमको क्या परेशानी है। अरे भाई इसमें क्या बड़ी बात है, पानी बह के जा रहा, यहाँ से चंबल से यमुना में, यमुना से गंगा में, गंगा से गंगा सागर में और आगे अरब सागर तक जा रहा, लेकिन राजस्थान को पानी नहीं देंगे। बताओ आप कैसी बात है। हमने कहा सरकार ऐसे नहीं चलती, सरकार इस भाव से चलती है, हवा, पानी, बिजली, अरे हम तो अड़ोसी पड़ोसी के लिए जान कुर्बान कर देते हैं, ये तो पानी की बात, इसमें क्या परेशान है। हमने कहा बिल्कुल पानी मिलेगा। भजन लाल जी की बल्ले बल्ले हो गई, आनंद के साथ कार्यक्रम जयपुर में आयोजित हो गया, माननीय प्रधानमंत्री जी आए, खूब आनंद के साथ उन्होंने भी इस बात को भाषण में कोट किया कि अभी तक तो हम पुराने समय के अगर राज्यों के व्यवहार देखें तो कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु और कर्नाटक या आंध्र पानी के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन आज का दौर बदल रहा है। ये आज के दौर में राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध का सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश और राजस्थान का बन रहा है, जिसमें उन्होंने एक प्रयोग भी बहुत अच्छा करा है। उन्होंने का एक प्रयोग ऐसा करा, इसी मंच पे एक बड़ा डायस बनाया, उसमें एक बड़ा मटका रखा, एक तरफ चंबल का पानी हमारे हाथ में दिया, एक तरफ थोड़ा सा जल उनके भजन लाल जी के हाथ में दिया। उनने कहा सच्चे अर्थों में दोनों मिलकर के जल डालो, ये भारत माता को समर्पित है। ये उद्घाटन हो गया, ये उद्घाटन का तरीका बताया। वास्तव में उस दिन इतना आनंद आया और उसका परिणाम क्या आया। अब वो ग्रीनको पे आता हूं मैं, जब ग्रीनको वालों से बात की, उन्होंने कहा मैं मध्य प्रदेश में फिर एक नए प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ। हमने कहा क्यों? बोले मैं आपको एक उदाहरण सुनाता हूँ। अभी पंप हाइड्रो का जो प्रोजेक्ट नीमच में हम लगा रहे हैं, अपने पास में ये नीमच मंदसौर, ये चंबल नदी के ऊपर है। बोले ये प्रोजेक्ट हमने आंध्र में बनाया तो 4 साल में बना था, क्योंकि वो आंध्र में सारे प्रकार की NOC सब व्यवस्था, जबकि दक्षिण के राज्य बहुत जल्दी करने के लिए प्रसिद्ध है, फिर भी 4 साल लग गए। और बोले ये प्रोजेक्ट अगर भारत के बाहर बनता तो 8-10 साल लगते, लेकिन मध्य प्रदेश में लगाया तो मध्य प्रदेश में कितना बड़ा फायदा है। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में आपको ये विषय बताया कि हमने अपने इस प्रोजेक्ट के बलबूते पर आपसे ही मंजूर कराया और ये पानी का टैंक ऊपर बन गया है, लेकिन नीचे का टैंक बनाने के लिए वो चंबल का पानी गांधी सागर का नीचे छोड़ना पड़ेगा तो जगह बनेगी। ये जब तक नहीं होगा, नहीं तो 2-4-10 साल चल जाएगा। तो हमने कहा इसमें क्या बड़ी बात, मेरे पास आए, मैंने वहीं से फोन लगाया भजन लाल जी को, भजन लाल जी हमारा ये तकलीफ आ रही, थोड़ा डैम खाली कर दो, आप आगे पानी का उपयोग कर लें। बोले हाँ बिल्कुल कर लेते, उसमें क्या बड़ी बात, हमारा आपने इतना बड़ा PKC का काम कर दिया, इससे क्या बड़ी बात। उन्हें पानी के डैम खोल दिए, 2 दिन में पानी उतर गया, नीचे का काम हो गया, ऊपर नीचे दोनों टैंक बन गए। परमात्मा की दया से वो प्रोजेक्ट उद्घाटन पे आ गया। तो 2 साल के से भी कम समय में केवल वो आपस के संबंध अच्छे रखने के कारण ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अपने यही बन गई। ये कितनी बड़ी बात, ऐसे एक नहीं कई सारी बातें कर सकता हूं, छोटे छोटे बहुत सारे प्रयोग बता सकता हूं, लेकिन ये केवल इतनी सी बात के लिए कि हमारे अंदर की मन की स्पष्टता रहे, अंदर की आपकी खुद की ऊर्जा भी इस बात के लिए रहे कि हाँ हमको अपने परमात्मा ने ये मौका दिया, जो हमारे विचार आ रहे हैं सच्चे अर्थों में। सिद्धार्थ भैया ये आप बताओ, धन कमाते हैं तो धन कमाने के साथ
दो रोटी तो सुख से कोई भी खा सकता है, लेकिन मेरे अपने काम धंधे से मैं कई लोगों का पेट पाल लूं, इससे ज्यादा पुण्य का काम कौन सा हो सकता है। और ये पुण्य का काम आप ही कर सकते हो। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। इसी बलबूते पे तो भारत सदैव अपने आप में वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेके चलता है कि वो अपने लिए नहीं जीता, वो जियो और जीनोदो की भावना अगर कह रहा है तो कहने के लिए, करके दिखाने के लिए। दुनिया के हर युग में हर समय भारत ने अपनी अच्छाइयों को बांटा, अपनी सच्चाई को बांटा, अपनी संपन्नता को बांटा, चाहे वो कोविड के काल की दवाई हो या बाकी के समय में कई बार हमने अपने शांति मिशन में हजारों लोगों को कुर्बान कर दिया हो किसी देश की लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। ये हमारे देश की विशेषता। ऐसे में वास्तव में नव उद्यमियों के सम्मेलन में सच में मैं अपने लिए थोड़ा सा कठिन जा रहा था, फिर भी मैं माफी चाहता हूं। मैं सब प्रयास करने के बाद माननीय अरुण सिंह जी हमारे महामंत्री निवास पे आ गए तो आधा पौन घंटा लेट हो गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे समय के कार्यक्रम को समय पे ही करना चाहिए। तो फिर भी मैं विनम्रता से माफी मांगते हुए आपके इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी उपस्थिति और आपका मार्गदर्शन हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। वाह्य भारत समिट 2025 की ओर से आपका और आपके बहुमूल्य समय का हार्दिक धन्यवाद। हमारे लिए यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आज वाह्य भारत समिट 2025 में आप हमारे साथ उपस्थित हैं। हम वाह्य भारत समिट में हमारे बीच उपस्थित श्री प्रकाश शास्त्री जी, प्रांत संचालक, श्री मुकेश मोड़ जी, विभाग संचालक का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, एवं विधायक मालिनी गौड़ जी, विधायक श्री मधु वर्मा जी, विधायक श्री रमेश मेंदोला जी एवं इंदौर के महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, आप सभी की उपस्थिति के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। माननीय अतिथिगण, मैं आप सभी का आभार प्रकट करते हुए निवेदन करता हूं कि आप कृपया मंच के सम्मुख अपना स्थान ग्रहण कर ले। हम अगले सत्र की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर YEF समिट 2025 यानी यंग एंटरप्रेन्योर फोरम समिट 2025 का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। युवा उद्यमियों के लिए काफी विशेष इस कार्यक्रम को बताया गया है।